नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। राजनीति में सत्ता के लिए एक बात कही जाती है, सत्ता दो ही तरीके से बदलती है और हासिल होती है। पहला तरीका होता है संघर्ष का, दूसरा तरीका होता है जिसमें तख्ता पलट का फॉर्मूला होता है। और आप देश या दुनिया की राजनीति उठाकर कहीं पर भी देख लें, कमोबेश यही देखने को मिलता है कि बिहार में जो इस वक्त हुआ है वो है तख्ता पलट। तख्ता पलट, इस तरह के तख्ता पलट का बड़ा अजीब सा सिलसिला बिहार में देखने को मिल रहा है। वहां नीतीश कुमार जेडीयू के कभी हां कभी ना, कभी तेजस्वी कभी मोदी, इसी दुविधा में रहते हैं। उन्होंने 2 साल पहले गठबंधन तोड़ा था आरजेडी के साथ और कहा था बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। आज बीजेपी का दामन छोड़ा और चले गए वापस वही तेजस्वी यादव और वही आरजेडी के पास। ये क्यों हो रहा है तख्ता पलट? इस पर सवाल पब्लिक के कई हैं, पर इन सवालों पर जाने से पहले मैं जाना चाहती हूं गिरिराज सिंह जी, मंत्री हैं कैबिनेट के, बिहार से आते हैं। और गिरिराज सिंह जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। गिरिराज सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये पलटू राम की राजनीति कही जा रही है, कभी हां कभी ना, कभी नीतीश भाई आपके साथ होते हैं, कभी वापस तेजस्वी जी के पास चले जाते हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है कि पहले जब जाते हैं तो आप उनके साथ छोड़ देते हैं, फिर आप उनको गले लगा लेते हैं, फिर आप उनके साथ सरकार बना लेते हैं, आज वो फिर छोड़कर चले गए तो आप बुरा भला कह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति का डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा रहे हैं भारत के देशवासियों को? नाविका जी, आप बरसों से एक सफल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके भी कुछ एथिक होते हैं, इसके भी आप देखती होंगी, पत्रकारों का भी, मीडिया का भी, मीडिया हाउस का भी लोग पीछे में रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग इसलिए करते हैं कि जब हम एथिक से हटते हैं, नीतीश बाबू शायद जीवन में जयप्रकाश के आंदोलन के निकले हुए तो हैं, लेकिन नीति और नियत दोनों को ताखे पर रख करके राजनीति किया। मुझे ध्यान में है कि मैं उनके साथ यहाँ मंत्री था बिहार में, और 2010 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया और क्या कहा कि हम मुकदमा करेंगे क्योंकि उनका फोटो हो गया। यही नीतीश कुमार जी गुजरात जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ किए थे। अब फिर मैं, और उन्होंने कहा कि ये मुझसे तो भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। उस समय भी मैंने कहा था, कुछ एक कहानी सुनाया था, जो आपके पास कहानी सुनने का समय नहीं होगा लेकिन राजनीतिक तथ्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एनडीए की सरकार नहीं, जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, उस समय हम पर आरोप लगा दोहरी सदस्यता का। तो अटल जी ने पटना के गांधी मैदान में ही कहा था कि एक जट और जटिन की कहानी, तो मैं वहां नहीं जाता। आज मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं मेरे सांसदों की खरीद बिक्री हो, मेरे विधायकों की, और फिर ये भी कहते हैं कि मेरे विधायक तो बिकने वाले नहीं हैं। नीतीश जी ने खरीद बिक्री का काम यहाँ जब सत्ता में आए तो उन्होंने शुरू की, उनकी राजनीति, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन 2013 में 10 से वो बनाने लगे माहौल कि कैसे हम अलग हों, क्योंकि बीजेपी ने एक अच्छे गठबंधन के साथी के नाते, आपने सुना होगा कि रवि बाबू ने भी कहा, सब लोगों ने, इनका
36 था, मेरा 63 था, हमने माना। और जब से गठबंधन में इनको नेता माना, ईमानदारी से पालन किया, तो निकलने का जगह नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने पहले डिनर कैंसिल किया, फिर धीरे धीरे माहौल, और निकले काहे, लोगों ने कहा पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है। और पीएम मटेरियल उनके रात दिन उनके सपने में आने लगे, और उन्होंने फिर गठबंधन तोड़ा। और 14 में इनमें हिम्मत नहीं है। गिरिराज जी, आप अपने पुरानी बल पर बातें राजनीति क्यों कर कह सकते रहे हैं। हैं? 14 में पुरानी उन्होंने बातें तो हमको राजनीति की। सबको मालूम है, हम सबने देखा था 2013 में नहीं, क्या इसलिए हुआ, कर- 14 में नाविका क्या जी, हुआ। नाविका जी, मुझे तो आप सिर्फ इतना नाविका बता जी, आज दीजिए, की- आपको नाविका- जब उनकी नाव- फितरत का नाविका- मालूम नाविका जी, था, आपको ना- जब उनकी नाविका- फितरत नाविका का जी, मालूम था, तो नाविका जी, आपने नाविका जी, दोबारा उनके साथ नाविका- बंधन क्यों किया? नाविका जी जरा, मैं नाविका जी जरा दूसरों का भी सुनने का कष्ट करें। मैं आग्रह पूर्वक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, इनके ऊपर एक महत्वाकांक्षा जब जगा था, तो 2013 में प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उन्होंने 10 से बहाना करके तोड़ा। फिर उन्होंने जो हुआ 17 में आकर के, और अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं हुई। 2014 में लड़े, 2 हुआ, और 17 में फिर आए। फिर इस बार इनको लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, 2024 में हम प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। फिर उन्होंने आरसीपी का मामला उठाया। आरसीपी के मामले में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 साल हुआ, कभी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को कभी तो इन्होंने इनकार नहीं किया, साहब मेरे इच्छा के विरुद्ध क्यों रखे। इनके इच्छा के विरुद्ध गठबंधन में एक निर्णय नहीं हुआ। दूसरी बात, तोड़ने की बात, ये एक बहाना है। मैं पुरानी बात इसीलिए कह रहा था, इनके महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा इतना प्रबल है कि इनकी नीति और नीयत और नीतीश कुमार का 100 तीनों उसमें खत्म हो गया। और उन्होंने अपनी सारी मर्यादा को, जो इनके भतीजा ने नाम दिया था पलटू राम, वो फिर पलट गए। लोग नहीं सोचा था। ईमानदारी मैं कहता हूं कि राजनीति में भी सुचिता होती है। एक बार उन्होंने जो भी सुचिता की बात आप कर रहे हैं, गिरिराज जी, इतना सवार हो गया गिरिराज जी, प्रधानमंत्री बनने का। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, छोटा सा सवाल है, पब्लिक का सवाल है। पब्लिक पूछ रही है कि आपको उनकी नीति नियति दोनों पता थी, फिर भी आपने उनके साथ भरोसा करके सरकार बनाई। उनके नंबर कम थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या आपको तब अंदेशा नहीं था? और कल अब वो तीसरी बार शपथ लेंगे 4 बजे कल शाम को, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो करना है वो करेगी, चिंता मत करे। बीजेपी नीतीश कुमार को पैदा किया 96 में, गठबंधन में जगह देके। नीतीश जी से बीजेपी पैदा नहीं हुआ है। अब बीजेपी आज राजनीति अपने नीतियों के आधार पे कर रहा है, और हम अपने नीतियों के आधार पर करेंगे। मुझे ये अलग हो गए, मैं अपने राजनीति, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले। ये एक बार 2014 में केवल अकेले चुनाव लड़े, और लड़े तो अपना औकात एहसास हो गया। तो ये जब भी होगा, तभी दूसरी बार, एक बार लड़े आरजेडी के साथ और सब दिन लड़े बीजेपी के साथ। इसलिए हमको तो जो करना है हम करेंगे ही, और हम अपनी बात जनता के बीच ले भी जाएंगे, और जनता के सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि नीतीश जी जिस सपना को लेकर, महत्वाकांक्षा को लेकर के ये जनादेश को फिर तोड़ा है, पहले भी उन्होंने किया था, तो हम उसका बदला भी जनता के माध्यम से लेंगे। ये भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। तो ये बदला जल्दी लेंगे या 2024 तक ये मुलतवी कर देंगे आप, गिरिराज जी? और लोग पूछ रहे हैं कि कल तो वो मुख्यमंत्री अगर बन गए, ये कोनो गुंडागर्दी है? नाविका जी,
नाविका जी, ये कोई फिजिकल लड़ाई होती है जो बदला तुरंत लेंगे? ये लोकतंत्र है नाविका जी। समय आता है, माहौल रहता है, उसके प्लेटफार्म है, वो होगा, चिंता मत करें। नहीं तो ये बदला, एक चीज बता दीजिए गिरिराज जी, महाराष्ट्र पब्लिक पूछ रही है, महाराष्ट्र वाला बदला होगा या बिहार का बदला 24 में ही होगा? गिरिराज जी, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला तो नहीं होगा? आप उसकी चिंता ना करें। हाँ, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला आप देखिए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। राजनीति में, लोकतंत्र में उसके अलग परिभाषा हैं और वह परिभाषा के लिए अलग प्लेटफार्म तैयार होता है। राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, समय आएगा आपको बता दूंगा। गिरिराज जी, एक पब्लिक का सवाल है, इस पर जरूर जवाब दे दीजिएगा। अरे गिरिराज जी महाराष्ट्र वाली बात का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपने गिरिराज सिंह को सुना। अब सबसे पहले मैं सवाल पब्लिक का शो पर आपको आज हुए डेवलपमेंट्स के हाइलाइट्स बताना चाहती हूं। नीतीश ने एक बार फिर एनडीए से नाता तोड़ दिया, एक बार फिर आरजेडी से फिर हाथ मिला लिया। पिक्चर बदल गई है। ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं स्क्रीन पर, ये थोड़ी देर पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास की तस्वीर है, जहां महागठबंधन के नेता बैठे हैं। नीतीश के ठीक बगल में तेजस्वी यादव बैठे हैं। तेजस्वी ने गुलदस्ता देकर नीतीश का स्वागत भी किया और यही 2017 भूल जाने और नया चैप्टर शुरू करने की बात भी हुई, जो सूत्र बता रहे हैं। बाद में नीतीश और तेजस्वी राजभवन गए, उसके बाद उन्होंने खुद ही बताया कि उन्होंने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा। उसे जरूर सुन लीजिए नीतीश और तेजस्वी की अपनी भाषा में। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों ने, जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या बोलते, अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। सुन लिया आपने, बिहार में सत्ता इसलिए बदली कि देश में माहौल खराब है। बीजेपी ने नीतीश के साथ चीट किया है, ऐसा आरोप है। दर्शकों, नीतीश अलग हो जाएंगे, ये खबर पिछले 3 दिनों से टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले लेकर आए। आज कामोबेश हमारी हर खबर की पुष्टि हो गई, लेकिन अब मैं ये बताती हूं कि नीतीश के सचमुच अलग होने की वजह असल में है क्या। क्योंकि राजनीति में पर्दे के पीछे जो होता है वो कैमरे पर नहीं बताया जाता। कैमरे पर बोलने के लिए शब्द खोजे जाते हैं और सवाल विरोधी पर खड़े किए जाते हैं। नीतीश के अलग होने की वजह जो सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चल रही है, उसकी कई थियोरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन कमल बिहार में होने का डर। थ्योरी नंबर 2, जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप। थ्योरी नंबर 3, नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, ऐसा नहीं होने पर पाला बदला, बीजेपी सूत्रों का यह दावा है। थ्योरी नंबर 4 में 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तहत ऑपरेशन पलट
मैं अब ऑपरेशन पलट इसलिए कह रही हूं कि 3 दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कई मीम्स बनकर छाए हुए हैं, लेकिन इन सारी थ्योरीज के अलावा एक टेप की भी थ्योरी है जो नीतीश के पलटवार फैसले के पीछे तुरंत वाली वजह बताई जा रही है। इस टेप को लेकर अभी तक ना तो जेडीयू और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान है, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें आरसीपी और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की बातचीत हो सकती है। इसमें नीतीश से नाराज कुछ विधायकों के पाला बदलने की बातचीत है और ये जेडीयू के खेमे से बताया जा रहा है। चूंकि इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ स्पेक्यूलेशन के आधार पर बता रही हूं जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन आपको जानकारी देनी यह भी जरूरी है कि एक टेप की चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या घंटों में वो टेप सामने आ जाए। फिलहाल इसकी सिर्फ चर्चा है। खैर, जो होना था बिहार की राजनीति में हो गया। नीतीश एक बार फिर सीएम बने रहेंगे, तेजस्वी दूसरी बार डेप्यूटी सीएम होंगे। कल 4 बजे कहा जा रहा है शपथ ग्रहण होगी। जहां तक मुझे जानकारी है, चाचा भतीजे वाली सरकार में 2023 तक के ऐसे ही चलनी है। गृह मंत्रालय और कांग्रेस के कोटे से दूसरे डेप्यूटी सीएम को लेकर पेंच फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है। खबर यह भी है कि नीतीश चाहते हैं कि कांग्रेस का भी डेप्यूटी सीएम हो, तेजस्वी ऐसा नहीं चाहते। गृह मंत्रालय जो बिहार में पिछले करीब 17 सालों से नीतीश के पास है, अगर आप जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दें तो उस पर भी तेजस्वी ने दावा ठोक दिया है। और सरकार में अगर अपर हैंड आरजेडी का होगा, क्योंकि उनके विधायक ज्यादा हैं, वो आज तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। जब राजभवन गए तो नीतीश तेजस्वी दोनों बाहर जब निकले तो नीतीश के पास जवाबों की कमी लग रही थी। तेजस्वी खूब बोले, बाद में बीजेपी ने इसका जवाब दिया। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की जदयू को, और अगर यही बात थी तो पहले आप कर देते। हम तो किसी का नाम नहीं लेते और आज भी नहीं लेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के अंदर घात प्रतिघात नहीं चलता है क्या? तो आपके अंदर की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस वक्त बीजेपी के पास 17 सीटें हैं, नीतीश के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 और एलजेपी के पास 6 सीटें हैं। आज नीतीश को लेकर उनके 2 सहयोगियों ने बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा जो मोदी वन की सरकार में मिनिस्टर थे, और शरद यादव जो नीतीश के बेहद करीबी बताए जाते थे, इन दोनों ने क्या कहा उसे भी सुनना बहुत जरूरी है बिहार की राजनीति समझने के लिए। यह एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है, तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सुना अपने दर्शकों, पीएम मटेरियल। एक होता है पीएम कैंडिडेट, एक टर्म है पीएम मटेरियल। अब ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं इसके बीच की है, और ये लड़ाई फिलहाल 6 वर्सेस 1 की दिख रही है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो 2024 में भी पीएम कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी तरफ हलचल है,
कौन कौन है? पहले नंबर पर राहुल गांधी, जो स्वाभाविक तौर पर हैं। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे नंबर पर केसीआर हैं, जो साउथ से नई संभावना की तलाश में है। चौथे नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका हौसला पंजाब जीतने के बाद बुलंदी पर है। पांचवें नंबर पर शरद पवार हैं, जिन्हें लगता है कि वरिष्ठ होने और आपसी मतभेद का फायदा एंटी मोदी कैंप में मिल सकता है। और इस लिस्ट में छठे नंबर पर अब नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2024 में 6 वर्सेस 1 का सीन फिलहाल नजर आ रहा है। इस सिनारियो में आज पब्लिक का सवाल है, और सवाल नंबर 1, 2024 की लड़ाई में क्या नीतीश नए पीएम मटेरियल होंगे? सवाल नंबर 2, नीतीश ने पलटी क्यों मारी? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? पब्लिक जानना चाहती है। सवाल नंबर 3, मोदी ताकतवर, एनडीए कमजोर, ये संयोग है या प्रयोग? यही है आज पब्लिक के सवाल, और आज इन सवालों के जवाब लेंगे हम। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। मनीष यादव स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। पप्पू यादव प्रेसिडेंट जन अधिकार पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी राजीव प्रताप रूडी जी से एक सवाल। राजीव प्रताप रूडी, अनफेयर ये सही नहीं है, नीतीश ने फिर पलटी मारी, कभी हाँ कभी ना वाले नीतीश कुमार हैं, ये सब बयान आ रहे हैं बीजेपी से। कुछ पब्लिक से सवाल आ रहे हैं कि भाई जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। महाराष्ट्र में जो किया बिहार में वो पाया। इस पर क्या जवाब देगी बीजेपी? 60 सेकंड में अपना हमें जवाब दीजिए। देखिए, 2020 में जब हम चुनाव जीत के आए थे तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने उस समय भी घोषणा की थी कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे उनकी संख्या कम भी हो गई हो, हमने उनको स्वीकार किया। लेकिन आज उनका आरोप लगाना कि हम उनके पार्टी में मतभेद के कारण थे, तो 1 साल से रामचंद्र बाबू उनके यहाँ मंत्री थे और उन्होंने शपथ दे के उनके साथ काम ही कर रहे थे, तो आरोप लगा के निकल जाना, हमें इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे सवालों का, क्योंकि जिसके साथ 2017 में छोड़ के आए और वहाँ उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है और हम इस भ्रष्टाचार के साथ हम नहीं रह पाएंगे, तो आज फिर पलटवार करना, तो शायद जितना कुछ दिख रहा है उतना नहीं। और आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है कि इनकी नीयत और दिशा कहीं और है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, ये बात सच है। आप बड़ा संक्षिप्त में बोलते हैं। मैंने ऐसा राजनेता आज तक नहीं देखा जो अपनी 60 सेकंड की समय सीमा से पहले असली मर्ज बता देता है। तो राजीव प्रताप रूडी जी, बहुत प्रिसीजन है, पायलट हैं आप, तो प्रिसीजन अटैक किया है आपने। फातमी साहब जवाब दीजिए। रूडी जी कह रहे हैं आपकी नियत बदलते समय नहीं लगता, मौसम जितनी जल्दी बदलते हैं उससे ज्यादा जल्दी नीतीश कुमार के खेमे बदलते हैं। फातमी जी, फिर से पीएम मटेरियल के सपने नीतीश कुमार जी को आने लगे, ऐसा बीजेपी का आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, आपने 60 सेकंड का समय दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि रूडी जी ने जिस तरह से जवाब दिया उतना ही जवाब मैं भी दूं। दरअसल रूडी जी ने एक बात कही कि वो चले क्यों गए, ये बेवफाई क्यों। तो बेवफाई की सबसे पहली वजह है कि नीतीश जी जिसके साथ रहते हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ पहले रहे हों, चाहे वो बीजेपी के साथ गए हों, ईमानदारी से रहते हैं। और इस चीज को मैं तो कम से कम जानता हूं क्योंकि मैं तो आरजेडी ही में था। लेकिन आप ये देख लें कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में अगर खोजेंगे बिहार के अंदर, तो चाहे समता पार्टी चाहे जनता दल यू, किसी के कारण आज इनकी इतनी बड़ी नंबर है। वरना ये तो समाजवादियों की जगह रही है या फिर कांग्रेसी ही यहाँ ताकतवर हुआ करते थे। इतिहास में जाएंगी तो देखेंगी आप। और ये सब कुछ हासिल हुआ नीतीश कुमार जी की वजह से। लेकिन एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत जिस तरह से उन्होंने
पंजाब के अंदर अकाली दल को खत्म किया। अभी बहुत रिसेंटली आपने देखा शिवसेना से इनकी नहीं बनी, जेएमएम से नहीं बनी। कितने का जिक्र करूं मैं, इनके जाने कितने पार्टनर होते थे। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना याद कर लीजिए, ये आखिरी नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ तक निभा दिया इनके साथ, वरना ये निभाने के लायक नहीं है ये लोग। क्योंकि नीतीश जी जिसके साथ जाते हैं ईमानदारी से रहते हैं। अगर आप पूछ लीजिए रूडी जी से, इनको सब कुछ मालूम होगा कि आजकल चर्चा हो रही है, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि चिराग मॉडल। तो क्या ये सच्ची बात नहीं है कि आप नीतीश जी को धीरे धीरे, जैसे अजगर होता है ना सांप, किसी जानवर को जब पकड़ता है तो धीरे धीरे निकलता, तो आप धीरे धीरे निगलते निगलते बिल्कुल ही नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी को निगल जाना चाहते थे। और ये अजगर बुला दिया रूडी जी, बीजेपी को अजगर बुलाया और आप पूरी जेडीयू को निगल जाना चाहते थे, ये आरोप है आप पे। रूडी जी, बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस प्रकार से जो ये अगर इसे आरोप ही मानते हैं तो ये इनका आरोप को मैं स्वीकार करता हूं। और जिस प्रकार से देश में हम 2 सीटों पर थे, पिछले चुनाव में 272 थे, इस बार 303 गए। और अगर हम अजगर हैं तो ये अजगर की ताकत देश की जनता ने हमें दिया है, हमारे नेतृत्व को दिया है। और अगर आप में ताकत हो और आप में नेतृत्व हो और आप में क्षमता हो और आप में देश को साथ लेकर चलने की ताकत हो और ये संकल्प हो, तो देश की जनता हमारे और आपके बीच में तय कर देगी। और ये कहना कि हम कामयाब हैं, हमारे नेतृत्व कामयाब है, हमारे प्रधानमंत्री कामयाब है, देश के चारों तरफ हमारी पहुंच बढ़ रही है, लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो हम अजगर हैं। तो ये एक जमाने में जब कांग्रेस भी जब पूरे भारतवर्ष में सभी राजनीतिक पार्टियों को निगल गई थी तो वो भी अजगर थी। तो ये कहना, अगर शब्दों के उपयोग से अपनी हार को स्वीकार आप करते हैं तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोगों ने हार स्वीकार करके एक प्रयास शुरू किया है। और निश्चित रूप से देश की जनता इस पूरे विषय को देख रही है। जहां नविका जी ने अपने पहले प्लेटफॉर्म पर 6 लोगों को दिखाया, वो 6 नहीं है ममता जी, वो कुछ और ज्यादा है। निर्णय पहुंचने दीजिए। हमारा नेतृत्व तो सबल और तय है और हम एक संकल्प के साथ, और हम उसी संकल्प के साथ बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे। उसमें हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। धोखा जिसने किया उनसे बिहार के लोग और देश के लोग जरूर सवाल पूछेंगे। मनीष यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्यों तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने? 80 सीटें उनके पास हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास कम है। दूसरी बात, धोखा आपके साथ पहला हुआ है तो अब धोखा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये भी तो सवाल जनता पूछ रही होगी और आपके अपने विधायक भी। जी नाविका जी, सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा। अभी मैं सुन रहा था गिरिराज जी को और रविशंकर जी को, नैतिकता पर इतना अच्छा प्रवचन ये दे रहे थे कि आशा राम राम रहीम ये सब याद आ जाते हैं एक कतार से। जब इनके साथ जो है याद करते हैं, जब हमारे बारे साथ ये आते हैं तो ये नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। सत्ता जब इनके हाथ से जब चली जाती है तो संत की तरह ये लोग प्रवचन देते हैं, और जब सत्ता रहती है ये भूल जाते हैं कि पीडीपी के साथ इनकी सरकार बनी। उस तर्क को ये भूल जाते हैं। यही पीएम मोदी है जिन्होंने बिहार में कहा जनता दल यू मतलब जनता का दमन उत्पीड़न। तो जब इनके साथ थे तो बहुत अच्छा था, इसलिए कि मलाई मिल रहा था। सवाल ये है कि नीतीश जी और लालू जी का मेल हुआ है तेजस्वी जी का, ये मेल क्यों हुआ है? ये पूरे हिंदी पट्टी में और पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, ये वक्त की मांग है कि देश रहेगा कि टूटेगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह देश का हुआ है, उसका विरोध अगर अगुवाई किसी ने किया है हमेशा तो बिहार ने किया है। इसके पहले भी किया था और आगे भी करेगा। तो ये लड़ाई जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के मेल की बात नहीं है। ये लड़ाई है कि देश में 2024 में मोदी मुक्त भारत होना चाहिए। चलिए महत्वाकांक्षा सबकी होनी चाहिए और तेजस्वी जी की भी होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी की भी होनी चाहिए। इस पर ना तो कोई जीएसटी है ना कोई टैक्स है। लेकिन पप्पू यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो बिहार में आज हुआ है,
ये जो कभी हाँ कभी ना, पलटू राम, तमाम तरह की डेफिनेशंस आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि अब की बार जो नीतीश जी बदले हैं, अब बिहार में शांति बहाल हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चोरियां बंद हो जाएंगी, गवर्नेंस शुरू हो जाएगा? क्या ये बिहार के लिए अच्छा संदेश है? पहले तो आप गडकरी, राजनाथ सिंह और पुरी जी के बयान को याद करिए। उन्होंने खुद अपने ही दल के मामले में महात्मा गांधी का जिक्र किया, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कही और विकास और भारत के संदर्भ की चर्चा की। आपकी आवाज, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम करेक्ट करते हैं। आशुतोष जी, आपको लगता है ये स्टेबल सरकार होगी, गवर्नेंस और जनता की सरकार होगी? क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने देखा है कई कॉम्बिनेशंस बने, कई टूटे, और आज फिर एक नया कॉम्बिनेशन, या कह दीजिए कि पुराना कॉम्बिनेशन इन अ न्यू फॉर्म सामने आ गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? 2024 की महत्वाकांक्षा के आईने से आप देखते हैं, या आप देखते हैं कि ये ध्रुवीकरण को रोकने के लिए पहल हुई है बिहार में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ध्रुवीकरण को रोकने के लिए किसी तरीके की कोई पहल की गई है, और ना ही मुझे ये लगता है कि किसी प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा में इस कदम को उठाया गया है। दरअसल 2020 का जो लोक विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद से ही नीतीश कुमार को ये लगातार लग रहा था कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहते हो। जिस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो 2nd और 3rd रैंक के लीडर्स थे, वो जिस तरीके की बातें करते थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि पूरी कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को कम से कम उनकी हैसियत बता दी जाए और उनके पास इतने कम सीटें हो जाएं ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर लूज हो जाए। क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में अकेली बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को 50% से बहुत कम सीटें मिलती है, परसेंटेज वोट मिलता है, और ये बीजेपी के लिए हमेशा बहुत दुखदाई रहता है। अगर आप झारखंड में देखें 56%, यूपी में 50%, राजस्थान में 59%, मध्य प्रदेश 58%, गुजरात में 62%, उत्तराखंड में 61%, हिमाचल प्रदेश 69%, दिल्ली में 57%, और जब बिहार की बात आती है तो 2014 में 29% और 2019 में 21% वोट मिलता है। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर नस है, और बिहार के नेताओं में, कम से कम बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उसी तरीके से बिहार का टर्न अराउंड कर सके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दूसरे इलाकों में था। और मुझे लगता है कि ये जो कदम उठा है, भले ही एक्सीडेंटल कदम है, लेकिन ये बीजेपी के हित में हो सकता है कि कम से कम बीजेपी पहली बार बिहार के अंदर अब सारे जगह पे अपने कदमों को फैलाने की कोशिश करे, और ये बिहार में बीजेपी के लिए अपने बल पर सत्ता बनाने का की कुंजी भी हो सकती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बीजेपी के लिए बेटर परफॉर्मेंस की पूरी राजनीति नीतीश कुमार करके दे रहे हैं बीजेपी के लिए, तो ये नीतीश का बीजेपी के लिए प्यार है जो ये उन्होंने किया है गठबंधन? या अगर मैं बताऊं 2015 में बीजेपी को 33% स्ट्राइक रेट मिला था, लेकिन 2020 में 67% की स्ट्राइक रेट, जेडीयू की बल्कि स्ट्राइक रेट जो है वो इन सालों में, 5 सालों में 71 से 40 के नीचे चली गई, और आरजेडी की 80% स्ट्राइक रेट थी 2015 में, 2020 में 50% हो गई। कांग्रेस की स्ट्राइक रेट का अगर आप अनुमान देखें तो 2015 में 67% थी और 2020 में 28% हो गई। फायदा और परफॉर्मेंस किसने दिखाया है? बीजेपी ने दिखाया है, ये तमाम बाकी पार्टियों ने? देखिए नवका जी, निश्चित तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी संकट में रहती है, और उसके संकट की वजह उसके अपने नेता हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, ये तीनों एक चरित्र के नेता हैं। तीनों में कितना भी झगड़ा हो, तीनों बड़े प्रेमी व्यक्ति हैं, एक ही साथ राजनीति शुरू की, एक ही तरह की राजनीति करते हैं। और एक समय में तो ऐसा लगने लगा था कि सुशील कुमार मोदी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या जेडीयू के खाते से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इस तरह का नीतीश और सुशील मोदी में एक सामंजस्य था। कई बार लगता है कि ऐसा सामंजस्य गठबंधन की राजनीति के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक होता है।
और शायद यही वजह रही कि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में, जिसकी बात आशुतोष जी ने आखिरी जो 2 लाइनें कही बहुत साफ, वो अच्छी एक तरह से कहें कि बिहार की एनालिसिस है कि और जगहों पर वो अकेले जब तैयार होते रहे तो बड़े होते चले गए। बिहार में जहां उन्होंने नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना तय किया वो खत्म होते गए। एक दूसरी जो मुश्किल हुई कि भाजपा का अपना वर्कर एक समय में नीतीश कुमार को नेता मानने लगा, जो सुशासन बाबू वाली छवि थी। 2015 गठबंधन तो उसके पहले टूट गया था और 2014 के लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की असली जो स्थिति थी वो सामने आ गई। लेकिन 2015 के बाद बीजेपी का वर्कर नीतीश से खिन्न हो गया। 17 में भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित किया नीतीश कुमार से फिर हाथ मिला के। मेरा यह मानना है 17 वाली गलती दुरुस्त किए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा के नेताओं की जो भाषा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो नीतीश जी से मान मनुहार प्रेम वाली है। आक्रामक होना पड़ेगा, जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। विपक्ष में रहना है, विरोध में रहना है। नेता तो इस विपक्ष में से निकल के आता है। नेता जब विरोध में होते हैं तभी आता है, सत्ता में कोई नेता पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है भाजपा को यह अद्भुत समय मिला है, उसका उपयोग कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि यह बिहार की उठापटक का असली कारण है क्या? आरसीपी सिंह टेप जो लोग बता रहे हैं, इसकी वजह से जो आप जेडीयू में फूट डालना चाहते थे, एक शिवसेना वाला एक्सपेरिमेंट यहां इस्तेमाल करना चाहते थे, ये असली रीजन है? या रीजन ये है कि आप अपनी जो जमीनी लड़ाई है बिहार में वो नीतीश कुमार के बिना करना चाहते थे? या तीसरी बात कि ये जो ऑपोजिशन में एक म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं कि कोई ऑपोजिशन का ऐसा नेता हो जो सबको साथ ले आए, और आज तो अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि शायद नीतीश कुमार यूपीए के कन्वीनर बना दिए जाएं तो एक्सेप्टेबल फेस हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कारण है जो ये बिहार में तख्ता पलट आज हुआ है? देखिए, आपने सभी पहले 2 विषयों को जो आपने कहा कि बीजेपी रेस्पॉन्सिबल है, मैं उसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। और निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होगा, क्योंकि सामान्य रूप से अगर निचले स्तर पर बिहार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कोई मनमुटाव था तो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा उसको एस्वेज करता था और कहता था कि आप हमारी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अचानक ये पलट करना और अपने सैद्धांतिक पलट करना, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। हमारे मित्र ने कहा कि एक प्रकार से मेरा भी ऐसा मानना है और हमारे विश्लेषक ने भी कहा कि एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जब तक, और मैं भी बिहार का ही एक कार्यकर्ता हूं, जब तक जनता दल यूनाइटेड के साथ चल रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा था। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप पिछले 40 वर्षों में बिहार में जो था उससे थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन उतना बेहतर नहीं हुआ कि वो बिहार में अपनी सरकार बना सके। लेकिन इस बार के कदम से और जिस प्रकार से अपमानित करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं, एक बड़ा एमनेस्टी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, मजबूत शुरुआत होगी। और मैं समझता हूं कि जो साजिश, अगर ये साजिश है देश के सरकार में बड़े परिवर्तन नेतृत्व देने का, वो तो समय से पता चलेगा। मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां नेतृत्व का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है और वहां कौन किसको स्वीकारेगा। यहां कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व है, एक सोच है, एक सिद्धांत है और देश को बनाने का एक दिशा है। तो मैं समझता हूं कि हम कामयाब हैं। हालांकि हमारी सरकार चली गई बिहार में, जबकि हमारी संख्या ज्यादा थी और हमने साथियों की कुछ कमी नहीं हो गई रूडी जी, साथियों की कुछ कमी नहीं हो गई। पंजाब में अकाली दल चला गया, बिहार में जेडीयू चला गया, शिवसेना चली गई, महाराष्ट्र में एक दूसरी शिवसेना आई है, पर अभी वो असली शिवसेना है या नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना रवैया तय करने की जरूरत है। पर कुछ मित्रों की कमी कभी खलती है आपको? देखिए, सवाल है कि मित्रता करे लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता भी करे। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने यह तय किया है और जहां जहां सिद्धांत के साथ समझौता करने की परिस्थिति आती है, हम अपने सहयोगी को छोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। सिद्धांत हो या साथी हो, दोनों में से एक तय करना होगा और भारतीय जनता पार्टी आपने सिद्धांत। फातमी जी, रूडी
जी कह रहे हैं उन्होंने सिद्धांतों को चुना है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लक्की भल्ला का भी सवाल है, पब्लिक का सवाल है, और ये पूछ रहे हैं पिछली बार जब आरजेडी से नाता तोड़ा था आपने तो ये आरोप लगाया था कि कई बार सफाई मांगने की आरजेडी की तरफ से कोशिश की लेकिन कोई सफाई नहीं दी गई। अब जब एक साथ आ गए हैं लगता है सारे सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा आपको। फातमी जी इसका जवाब देना चाहेंगे? मैडम अब पुरानी बातों को भूल जाइए, एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और अगर आप पीछे चली जाएंगी तो कभी नीतीश कुमार जी और लालू जी बिल्कुल सगे भाई की तरह थे, एक पार्टी चलाते थे, एक साथ एमपी बन करके दिल्ली गए थे एक ही पार्टी से। तो इस सब पुरानी बातों को भूलिए। अब नई बात यह है कि अगर आप अपने पार्टनर को टॉर्चर कीजिएगा, अगर आप अपने पार्टनर को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, तो नीतीश कुमार जी तो इंटेलिजेंट निकले और इंजीनियरिंग किया उन्होंने, इंजीनियरिंग के तौर पर परफेक्ट काम किया, परफेक्ट टाइम पर, कि अपने आप को बचा लिया उन्होंने। नहीं अच्छा, तो भारतीय जनता तो पार्टी आप की कह जो रहे हैं तैयारी इंजीनियरिंग की उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके द्वारा उन्होंने सही टाइम पर सब कुछ कर लिया। चलिए आरके सिंह जी से पूछती हूँ, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। आरके सिंह जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। पूछ रही हूँ नीतीश कुमार जी ने आपके पैरों तले जमीन खिसका दी या आप खुश है कि ये जमीन खिसक गई है, अब नए पौधे बीजेपी खुद लगा पाएगी बिहार में? क्योंकि कभी हाँ कभी ना के चक्कर में शायद बिहार में बीजेपी की वो पकड़ नहीं बन पा रही थी जो आप चाहते थे। नविका जी देखिए, ये हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि हमें नीतीश के साथ, ये चुनाव के पहले से कहा करते थे, चुनाव के बाद में भी कहा करते थे कि हमें नीतीश के साथ जूनियर पार्टनर बन करके गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे पार्टी के बहुत लोगों की ये राय थी, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले तय कर लिया था कि साहब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो उन्हीं की अगुवाई में लड़ेंगे, और उनको हमने आधा सीट भी दे दिया। और चूंकि हम लोग तो अपने बात के पक्के हैं, तो चूंकि हम लोगों ने ये कह दिया था तो हम लोग नीतीश जी के साथ थे। देखिए हमारी जमीन है जनता की आस्था। नीतीश जी के जितने सीट हैं उससे 1.5 गुना या करीब 2 गुना हमारे सीट हैं। नीतीश जी अकेले लड़ेंगे तो उनको 10 सीट से फाजिल नहीं आवेगा, ये है मेरा दावा है। हम अकेले लड़ेंगे तो हमको ये 80-90 सीट से ज़्यादा ही आवेगा, ये भी मेरा दावा है। जनता हमारे साथ है और हमारी जो ज़मीन है वो जनता है, तो इसीलिए इसका कोई ये नहीं। हमको तो लगता है, हमारे पार्टी के बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बेहतर हुआ कि हम लोग अकेले ही लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश जी का आदत को देख रहे थे कि 2 नाव पर पैर रखने की प्रयास कर रहे थे। एक तो ये, दूसरा ये शुरू से ही देखिए, ये जो आरसीपी सिंह तो बहाना है, शुरू से ही इफ्तार पार्टी में जाना, कोई ना कोई बहाना कर करके साथ होते रखना ताकि दोनों नाव पर पैर रहे। और ये नविका जी मैं आपको बता दूं, नहीं तो इफ्तार पार्टी में जाना क्या अलायंस की रणनीति के खिलाफ था? इफ्तार पार्टी में जाना ये सब पॉलिटिक्स, नविका जी ये सब जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा था, ये दुनिया देख रही थी कि कैसे दोनों नाव पर पैर रख रहे हैं, ये सब लोग देख रहे थे। आज नविका जी हमारा ये कहना है कि किसी आया राम गया राम को हमने 4 बार 5 बार पलटी खाते हुए नहीं देखा। 1 बार 2 बार हो गया कि हाँ गए फिर आए, तो आया राम गया राम, ये तो 4-5 बार हो गए। पहले शुरू किए थे आरजेडी के अंग बन करके, उनको धोखा दिए, उनको छोड़ के चले आए, ये बीजेपी के साथ हो गए, फिर हम लोग को छोड़ करके चले गए, आरजेडी के साथ हो गए, उसके बाद फिर आरजेडी छोड़ करके हमारे पास आए, और फिर हमको छोड़ करके आरजेडी के पास जा रहे हैं। ये सारी बात सिर्फ कुर्सी के लिए हो रही है, कोई इसमें सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत विहीन राजनीति का इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ कुर्सी की राजनीति का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। नीतीश जी से कोई वो पूछे कि 4 बार 5 बार कैसे हो गया जी? अब 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है,
4 बार 5 बार हो गया। फिर ये कोई ठीक नहीं है कि फिर आरजेडी को छोड़ करके तरफ के चले आए हमारे तरफ कि आरजेडी टॉर्चर कर रहा था, जैसे पिछले 2017 तो फिर आप ले लेंगे। अभी जाकर के आरजेडी से आप आरके सिंह जी, मेरे 2 सवाल हैं। आप ही के वक्तव्य से 2 सवाल पूछना चाहती हूं। अरे साहब सुन लीजिए, नहीं, आपके साथ थे तो भी तो कुर्सी उनको मिली हुई थी। अगर हमारे पार्टी का नेतृत्व क्या, कौन से, नहीं नविका जी, हमारे पार्टी का नेतृत्व क्या करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हमसे हमारी पार्टी के नेतृत्व पूछेंगे कि फिर नीतीश जी को ले लेंगे क्या, तो हम कहेंगे कदापि नहीं जी। ऐसे आदमी कब छोड़ के चल दे, कब इधर चले जाए, जिसको कि कोई सिद्धांत ही नहीं है, उसका ये उसके साथ क्या रहना था। आप ये नविका जी देख लीजिए, आरजेडी को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा कि देश दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, कहा कि ये जो बिहार में अंधकारमय युग आया उसके वो आरजेडी कारण है, लालू यादव के खिलाफ जो केस वेस हुए उसके पीछे बहुत सारा ये सपोर्ट करते थे उसके पर, उन पर केस होने के लिए। तो ये जिस पर ये हमला बोलते रहे, अब उसी के साथ अवसरवादी के तौर पर जाके मिल गए। अवसरवादिता का ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिला होगा नविका जी, अगर मिला है तो हमको बता दीजिए। लेकिन लोग ये भी कैसा कोई ऐसा उदाहरण नविका जी? नहीं, उदाहरण देना मेरा काम नहीं है। मुझे पब्लिक का सवाल उठाना है, मुझे पब्लिक का सवाल उठाना है। पब्लिक पूछ रही है, आपका कोई मित्र रह नहीं गया, पूरे हिंदी हार्टलैंड में आपका कोई अलायंस पार्टनर रह नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, दीपांकर जी अमरोहा से पूछ रहे हैं, जनमत के साथ जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था वही बिहार में हुआ। अगर ये खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? इस पर भी तो सोचना पड़ेगा कि कोई इसमें सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा नविका जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में हम अपने बूते पर जीते हैं, हमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं थी। तो हमको अगर कहीं पर कोई किसी को सहारा चाहिए छड़ी का तब लेता है, हमको किसी सहारे की जरूरत पड़ी नहीं। देश में हम स्वतः अपने तया, हमको मेजॉरिटी आई, ये जनता ने दिया, तो हम किसी का सहारा खोजने नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में जो सरकार जो कि चुनाव हुआ उसमें ये वोट हमारा था, शिवसेना के भी जो लोग जीत करके आए उसमें से अधिकांश वोट हमारा था। और इसीलिए जबकि शिवसेना जा करके फिर कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ मिल गई, तो शिवसेना के अधिकांश मेंबर उनको छोड़ गए उद्धव ठाकरे को। आप कह रहे थे कौन असली शिवसेना है? असली शिवसेना तो वहां है जहां उसके अधिकांश एमएलए हैं। उद्धव ठाकरे तो अकेले रह गए, वो असली शिवसेना कैसे हो जाएंगे? एक आदमी से शिवसेना होता है क्या? शिवसेना होता है, शिवसेना पार्टी का 90% एमएलए एक तरफ हो जाए तो आप पूछेंगे कि कौन असली शिवसेना है? इसमें भी कोई खोजने की जरूरत है मैग्नीफाइंग ग्लास से? वो एक आदमी एक तरफ तो वो शिवसेना हो जाएगा क्या? ये ऐसा नहीं होता। तो ये शिवसेना हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये मुद्दा तय करना है। लेकिन आरके सिंह जी, सवाल आज ये भी उठता है कि आप पर आरोप है, यानी कि आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप जेडीयू को खत्म करना चाहते थे, आपको अजगर बुलाया गया है कि आप अपने अलायंस पार्टनर्स को खा जाते हैं, उनका अस्तित्व छोड़ते नहीं। नविका जी आप तो बहुत इंटेलिजेंट। आप ही बताइए कि ये आरोप लगा रहे हैं, ये 4 बार जो पहले पलटी का है तो 4 बार हम इनको खाने जा रहे थे क्या? ये देखिए साहब, ये सब कहीं कुछ नहीं है। हुआ क्या कि इनके पार्टी में अंदरूनी द्वंद्व हो गया। इनके 2 मित्र थे, दोनों मित्र में आपस में द्वंद्व हो गया। अब यही इनको समस्या हो गई। अब ये एक मित्र के साथ हो गए, दूसरे मित्र को उन्होंने छोड़ दिया। अब उस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि हाँ साहब सो इतने साल से वो भ्रष्टाचार किए। तो जबकि आपके साथ थे, आपके बगल में काम करते थे, आपके लिए काम करते थे, अगर इतने साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे तो आपके सिंह जी की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं थी कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो आरसीपी सिंह जी का हाँ, जो उनका टेप बताया जा रहा है कि खरीदने तोड़ने की बात चल रही थी, वो सही है क्या? भैया हमको तो कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो इससे टोटली अनभिज्ञ हैं। उनके पार्टी में फूट हो तो हम क्या करें साहब? उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप हो गए। अब इसमें हम क्या करें? ये साहब देखिए, ये सब बहाना है। मूल बात यह है, मैं आपको बता दूं
कि कुछ लोगों ने इनको कान में भर दिया कि आप पीएम मटेरियल हैं, हो सकता है कि पीएम के उम्मीदवार हो, तो बीजेपी में तो वैकेंसी है नहीं, इधर आ जाइए, ये तो ऑपोजिशन तो नेता विहीन है, आप नेता हो जाएंगे। अब सोचिए साहब, ऑपोजिशन भी इतनी नेता विहीन है कि एक आदमी को जिसको कि 30-40 सीट है, 5% वोट है एक स्टेट में, एक स्टेट से बाहर उसका कहीं कोई वजूद भी नहीं है, उस स्टेट में भी वो तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी है, उसको ये पीएम का ये अगर देखने को तैयार है पीएम कैंडिडेट के रूप में, तो आप सोचिए कि ऑपोजिशन कितना नेता विहीन है। ये हंसने वाली बात नहीं है, हमको तो हंसी आ रही, लेकिन कोई इनको कान में कह दिया तो इनको लगा कि बीजेपी के साथ छोड़ो, उधर चले जाओ, हो सकता है कि हम पीएम कैंडिडेट हो जाए। यही हुआ होगा, मेरा तो यही अनुमान है। लेकिन फातमी जी हमारे साथ हैं और फातमी जी का कहना है कि वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, प्रिसीजन, उन्होंने सही टाइम पर फैसला लिया है तोड़ने का, नहीं तो आप अजगर की भांति उनको खा जाते। हम लोग किसी को खाते वाते नहीं है नविका जी, ये जनता वोट करती है, ये अकेले लड़के देख लें जनता कितना इनके पास। थैंक यू। आरके सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फातमी जी, सवाल यही उठता है कि पीएम मटेरियल का जो एक दावा है और एक सपना है, सबका कहना यही है कि इसी वजह से पाला बदलते रहते हैं नीतीश कुमार जी, ना ये पहली बार किया है उन्होंने, शायद ना आखिरी बार। आरके सिंह जी तो चले गए आपके मीटिंग से, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, वरना मैं उनसे सवाल करता कि जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था तो क्या उनके पास ज्यादा योग्यता या ज्यादा एक्सपीरियंस था? नीतीश के बराबर कुछ भी थे वो? तो देखिए, जहां तक सवाल पैदा होता है पीएम मटेरियल का, मैं ये समझता हूँ, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और 4 मरतबा लोकसभा में भी रहा हूँ और 91 में पहली मरतबा लोकसभा में पहुंचा था। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, पर आप तो पुरानी बातें करते नहीं ना, अच्छा आप तो फातमी जी पुरानी बातें करते नहीं। अभी आपने कहा आरजेडी ने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दिया, तो आपने पुरानी बातों के बारे में सोचना छोड़ दिया। सुन लीजिए मैडम, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज पूरे देश के अंदर अगर आप तलाश करेंगे कि अगर कोई एक बड़ा चेहरा मुल्क के अंदर हो सकता है पीएम का कैंडिडेट या पीएम मटेरियल, तो वो नीतीश कुमार जी है। इसको तो आप मान लें, आज नहीं मानेंगे कल मान लेंगे। महत्वाकांक्षा सामने आ गई। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कोई भी देश के अंदर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार न हो और जो उम्मीदवार बनेगा उसको हम पनिश करेंगे, तो ये तो उनकी जवाब दीजिए। राजीव प्रताप रूडी जी, डेमोक्रेसी के अंदर आप पर अब आरोप है कि अगर उनके मन में ये ख्याल आया तो आप उनको खत्म करेंगे, पनिश करेंगे, इसीलिए आपने उनकी पार्टी को तोड़ने की शायद कोशिश की, यही इशारा है। फातमी जी, फातमी साहब, हम लोग किस किस को खत्म करेंगे? अगर ममता बनर्जी में महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने का, तो हम उनको भी निकल जाएंगे, शरद पवार साहब को भी निकल जाएंगे, हम उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल। तो अगर इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षा है और हम सबको निकलते जाएंगे, तो आप तो हमको बहुत काबिल समझते हैं, तो इतना काबिल मत समझिए, कुछ अपने आप को रेस में भी रखिए। क्योंकि 8-10 लोग हैं, पहले अपना रेस तो कंप्लीट कर लीजिए। अपने से आप लोग घोषित किए जा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री, अभी तक तो कोई तैयार नहीं है आपको मानने के लिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि आज के निर्णय में इस रास्ता दिखा करके अपने वर्करों को जिंदा करेंगे, तो ये अपने आप के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ और बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं अंतिम रूप से कहना चाहूंगा, हम लोग उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। एक सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? हमने तो सम्मान पूर्वक आपको उस कुर्सी पर कम संख्या होने के बाद भी बैठाया, और अगर रामचंद्र बाबू कारण बने तो वो सवाल आरके सिंह से आपने ठीक ही कहा कि अपने ही एमपी और अपने मिनिस्टर को आपने कहा कि तुम्हारे इतने भ्रष्टाचार किया, तो वैसे भ्रष्टाचारी के साथ आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ेगा आपके फातमी जी, जवाब दीजिए। अहम सवाल उठाया है राजीव प्रताप रूडी जी ने, अहम सवाल है और जनता जानना चाहती है कि अगर आरसीपी सिंह जी भ्रष्टाचारी थे तो आपके साथ क्यों थे?
रूडी जी मैं ज्यादा बड़े लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा। 2017 में मैंडेट किसको मिला था, याद है आपको? मैंडेट यूपीए को मिला था और आपने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई 2017 में। उसको क्या समझते हैं आप? वो मैंडेट नहीं था, कहीं ना कहीं तो मैंडेट था। और यहाँ तक सवाल पैदा होता है, जो आपने दूसरा आरसीपी बाबू के बारे में बात किया, तो आरसीपी बाबू को तो आप लोगों ने मंत्री बनाया भारत सरकार में नीतीश जी को कमजोर करने के लिए। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा था उनको मंत्री बनाना, वो बन गए। अब बन करके उन्होंने अपनी ही पार्टी को कमजोर करना शुरू कर दिया। और वो हमारे अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा है कि वो जैसे कि पहले आपने चिराग को इस्तेमाल किया, अब आरसीपी को इस्तेमाल कर रहे थे, आरसीपी सिंह जी को, ताकि जो कुछ बचा हुआ जनता दल यू था उसको भी आप निगल जाएं। ये तो बहुत सही वक्त तो पर सही फैसला। तो ये इल्जाम बीजेपी पर है कि वो तोड़ रही थी, या ये इल्जाम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जेडीयू पर है कि वो अपना ही घर नहीं संभाल पाए? देखिए, मुश्किल यही है, जब ये बात कह रहे हैं फातमी साहब, तो वो ये भूल जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे से कोई आएगा तो क्या ये संभव है क्या कि अपने से मंत्री बना देंगे? और अगर बना दिया मंत्री तो उस वक्त को तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और मुझे अब ये सारी बातें सुनते हुए ये दिखता है कि मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है कि मेरा ये अनुमान अभी बहुत जल्दी हो, लेकिन नीतीश जी का चेहरा मुझे यशवंत सिन्हा जी जैसा होता हुआ दिख रहा है। सारे प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के जब मना कर दिए तो यशवंत सिन्हा जी आ गए थे, क्या हश्र हुआ सबने देखा। अब वही हाल यहां भी है, प्रधानमंत्री पद का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो क्या यशवंत सिन्हा बनने जा रहे हैं क्या? ये तो निजी अहंकार का सारा मसला हो गया। समय बताएगा कौन किसके प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन सियासत में ना किसी का स्थायी दोस्त होता है ना ही स्थायी दुश्मन। आज जब नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए तो इस बात पर मुहर फिर से लग गई। मेरा नजरिया इस पूरे मामले में यह है कि अवसर के मुताबिक राजनीति की चालें बदलती रहती हैं, लेकिन पूरी राजनीति ही बदल जाए ऐसा देखने को शायद ही कभी मिलता है। नीतीश कुमार बार बार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं। अगर सवाल नीतीश पर उठाया जा रहा है तो महाराष्ट्र को भी नहीं भूलना चाहिए, जहां 2/3 विधायकों के साथ पूरी सरकार ही बदल गई। इस तरह की बातों से लोगों का भरोसा राजनीति में आदर्श और मर्यादा पर नहीं रहता, और जब भरोसा खत्म होने लगता है तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। नीतीश हो या कोई और राजनीतिक दल या कोई और नेता, उन्हें उतना जरूर सोचना चाहिए कि मर्यादा किसी हाल में ना टूटे, क्योंकि अगर आम लोगों का भरोसा टूट गया तो राजनीतिक दलों के लिए स्थिति असहज हो जाएगी, क्योंकि जनता बस मूक दृश्य देख रही है। राजनीति अपनी चालें चल रहा है, नेता अपनी कुर्सियां तय कर रहे हैं और बस जनता खड़ी देख रही है। क्या यही है लोकतंत्र? सवाल है पब्लिक का। आज इस शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज़ की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ।